से अब साइबर क्राइम्स की बात करें तो नए नए क्राइम जो है मार्केट में आ रहे हैं। आपने अभी सुना होगा एनएफटी में लोगों के हजारों लाखों करोड़ रुपए डूब गए। एक प्राइवेट स्कूल का टीचर जो है उसकी सैलरी कितनी है? उसको 7 8 10 हज़ार दिया जाता है बेचारे को, है ना। इतना भी नहीं होता। और वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है देश का फ्यूचर लिखने की। सभी को नमस्कार जी, स्वागत है आप सब लोगों का पिलावर के इस पहले पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट की हम बात करें तो ये पॉडकास्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके माध्यम से हम थोड़े समय में और हंसी मजाक में किसी व्यक्ति की जिंदगी के बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो ये कंसेप्ट जो है बहुत पुराना है, आपने कई सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन बिलावर में पहला प्रयास जो है वो हमारा राइट एंड जस्टिस न्यूज़ के माध्यम से जो है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स जो थे हमारे पास थे, लेकिन हमने सबसे सर्वप्रथम जो हमने स्थान जो है वो एजुकेशन को दिया है, और एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर नॉलेज को जो है वो हमने सबसे पहले चुना है, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो इस समय टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया है। पहले मेहमान हमारे दिनेश जी हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नितिन जी। तो दिनेश जी जो है वो देवल के ही रहने वाले हैं, और हम कहें कि कंप्यूटर की नॉलेज इनमें भरपूर है, बड़े बड़े हैं उस नॉलेज से, इसीलिए आज हमने पहला मौका जो है वो दिनेश जी को दिया है। दिनेश जी, अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने पहले पॉडकास्ट में बुलाया। मेरा नाम जैसे कि आपने सबको बता दिया, दिनेश शर्मा है, और मैं यही डेढ़ गांव का रहने वाला हूँ। एजुकेशन की बात करें तो मेरी 10th जो है वो देवल से कार्टना चिल्ड्रन हाई स्कूल से हुई है। उसके बाद 12th गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बिलावर से हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन जीडीसी बिलावर से हुई है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की है, तो वो कठुआ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से हुई। दिनेश जी, बात करें टेक्नोलॉजी की या कंप्यूटर्स की, तो क्या लगता है आपको इस समय कंप्यूटर नॉलेज जो है वो बच्चों के लिए ऑप्शनल है या कहीं ना कहीं ज़रूरी हो चुका है? देखो, आज से अगर हम बात करें कुछ 15 से 20 साल पहले की, तो 15 20 साल पहले कंप्यूटर सीखना हमारे लिए ऑप्शनल हुआ करता था। बट आज आप देखो कि हम इंडिया की अगर बात कर लें तो हमारी पॉपुलेशन में से 60 से 70% लोग जो है वो इंटरनेट के यूज़र हैं। तो आज वो टाइम है कि हर एक इंसान को कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, उसको यूज़ करना आना चाहिए। और आज का जो ईरा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईरा है। तो आज की डेट में सक्सेस वही हो सकता है जिसको एआई की नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज। जी, कंप्यूटर की हम बात करें या फिर इंटरनेट की बात करें तो इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जितने इसके हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतने नुकसानदायक भी हैं? क्योंकि जब से 5G आया, आपने खुद देखा होगा कि वो पंछी जो हमें दिखते थे, वो आजकल नहीं दिखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी होता होगा। देखो, जिस चीज़ का फ़ायदा होगा ना उसका नुकसान तो ज़रूर होगा। अब पानी है तो पानी सबके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन पानी का ही अगर हम एक्सेसिव इनटेक कर लें तो हमारे लिए नुकसानदायक है। यही हाल टेक्नोलॉजी का है। अगर हम इसको अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करें तो ये अच्छी है, बट अगर हम पूरी तरह इसके ऊपर डिपेंड हो जाए तो ये हमारे लिए हानिकारक है। नहीं जी, किस तरीके से देखते हैं? अभी मुझे लगता है इस समय सीज़न जो चल रहा है, बच्चों के एग्ज़ाम हो गए, सभी बच्चे फ्री बैठे हैं, कोई बच्चा आर्ट्स में जाएगा, कोई मेडिकल में जाएगा। किन बच्चों के लिए जो है वो कंप्यूटर की नॉलेज रहती है और किन बच्चों जो है वो ज़रूरी नहीं है? देखो, चाहे बच्चा आर्ट्स में जाना चाहे, चाहे बच्चा साइंस में जाना चाहे, चाहे बच्चा कॉमर्स चूज करे या किसी भी फील्ड में जाना चाहे, उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, आर्मी में जाना है, तो हर जगह कंप्यूटर आना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा सेक्टर आज की डेट में नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक समय होता था जब हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता था, बट आज की डेट में खाने के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, और हम इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। दिनेश जी, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने एमसीए की, ठीक है, उसके बाद आपने एक इंस्टीट्यूट जो है वो देवल में खोला, हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के, लेकिन अब पैसे की बात करें, इसमें पैसा कमाना चाहिए था, आप देवल में बैठ गए एक
हम कहें पहाड़ी क्षेत्र है, क्या लगता है आपको? पैसा कमाने के लिए बैठे हो या फिर कुछ और रीज़न है? देखो रीजंस, पैसा तो प्राइमरली सबका होता ही है। अब कोई अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं पैसों के लिए नहीं आया, तो वो खुद से भी झूठ बोलता है, समाज से भी झूठ बोल रहा है। तो एक मोटिव तो ये भी है कि हमने पैसा कमाना, लेकिन पैसा कमाने के लिए हमारे पास और भी बड़े सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। बट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को खोलने का जो मेन रीज़न था वो यही था कि हमारा जो बिलावर एरिया ये कहीं ना कहीं आईटी की एजुकेशन में पीछे चलता है। तो हम चाहते थे कि बच्चे जो हैं वो एक बेटर एजुकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में चूज करें, सो डैट कि उस एजुकेशन का उनको बेनिफिट मिले फ्यूचर के अंदर। कैसा मानते हैं आप बिलावर के इंस्टीट्यूट्स और हमारे जम्मू के इंस्टीट्यूट्स की बात करें, कठुआ की बात करें, तो क्या कुछ डिफरेंस जो है वो कंप्यूटर नॉलेज को लेके और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें रहता है, क्या सेम चीज़ें होती है? देखो, अगर सबसे पहले किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की बात करें, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है उसमें कि इंस्ट्रक्टर कौन है। क्योंकि अगर इंस्ट्रक्टर सही होगा तो कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में जाने का बच्चों को भी फायदा मिलेगा और उस कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर का हमेशा नाम भी रहेगा। पहला फैक्टर वो होता है कि इंस्ट्रक्टर कौन है। अब सपोज किसी ने 12th की है और 12th के बाद उसने डिप्लोमा कर लिया और वो बच्चों को कंप्यूटर सिखाने लग गए, तो वो कितना ही सिखा पाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही साल का एक्सपीरियंस होगा ना। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है तो उसके पास उसी लेवल का एक्सपीरियंस होगा, और किसी ने अगर मास्टर्स ही कंप्यूटर्स में की है तो उसके पास उसी लेवल की नॉलेज होगी। सो रही बात कि बिलावर और जम्मू और कठुआ में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क सिंपल दिखता है कि जो यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन, कुछ इंस्टीट्यूट्स में 12th वाले पढ़ा रहे हैं, कुछ जगह ग्रेजुएशन वाले पढ़ा रहे हैं, है ना। तो वही जम्मू और कठुआ में क्या होता था कि वहाँ पे एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर होते थे, वो अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ आते थे और अच्छी एजुकेशन बच्चों को देते थे। तो उसीलिए हमने ये सोचा कि अगर जम्मू में, कठुआ में या जो बाहर के एरियाज हैं वहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर की फील्ड में एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो हमारे बिलावर के बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन जो है वो कंप्यूटर की फील्ड में मिलनी चाहिए। दिनेश जी, आपने काफ़ी वर्ष हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए, नॉलेज भी बहुत है। अभी 12th में बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, कौन से कोर्सेज़ जो अब आपको लगता है बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं? कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आगे कंटिन्यू स्टडीज़ नहीं कर पाते हैं, कोई अच्छे कोर्सेज़ जो है वो बच्चे करके जो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अर्न कर सकें? देखो, जो भी बच्चा अभी 12th में पास आउट है, अगर कोई बच्चा बोलता है कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए मेरी यही सलाह रहेगी कम से कम आप ग्रेजुएशन जो है कर लो। एंड द रीज़न इज़ कि अगर आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है तो ग्रेजुएशन एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो इंडस्ट्री डिमांड करती है। उसके बाद अगर आप 12th के बाद कंप्यूटर कोर्स की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। सपोज किसी बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो अकाउंटिंग में है तो उसको अकाउंटिंग के रिलेटेड कोर्स करना चाहिए। अगर किसी बच्चे का को इंटरेस्ट अकाउंटिंग में नहीं है, वो चाहता है कि मुझे जो कंप्यूटर है वो सीखना है कि ये मेरी हर एक फील्ड में काम करेगा, तो उसके लिए अलग कोर्स है, ठीक है। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए सीखना चाहता है तो उसके लिए अलग कोर्सेज है। कुछ बच्चे होते ऐसे हैं जिनका जो इंटरेस्ट है वो होता है कि मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है, मुझे प्रोग्रामिंग में जाना है, तो वो उसके लिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सो जरूरी नहीं है कि मैं बोलता हूँ कि बच्चे हमारे पास ही है, बच्चे जहाँ पे जाएं, लेकिन बच्चों को खुद ये पता होना चाहिए कि हमने कौन सा कोर्स करना है, किस तरीके से कोर्स करना है, और हमारा इस कोर्स को करने का मेन मोटिव क्या है। सो जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं तो हमारा जो पहला जो स्टेप होता है कि हम डायरेक्ट एडमिशन किसी बच्चे को नहीं देते। सबसे पहले उस बच्चे से एक फॉर्म फिल करवाया जाता है जिसको हम बोलते हैं काउंसलिंग फॉर्म, और वो जो बच्चा है फिर वो हमारे पास आएगा, हम बैठेंगे, उसके साथ डिस्कशन करेंगे कि आपने क्या करना है फ्यूचर में। सपोज किसी बच्चे ने सोचा कि मुझे 12th के बाद प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लो, रेगुलर नहीं कर सकते डिस्टेंस में कर लो या ओपन बोर्ड से, जैसे आपको सही लगता है आप ग्रेजुएशन एटलीस्ट कर लो। अब उसके बाद काउंसलिंग हो गई, बच्चे के प्रॉब्लम्स, बच्चे के इंटेलिजेंस कहाँ पे वो स्ट्रांग है वो देखा जाता है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उस बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों के लिए ये कोर्स बेस्ट है। उसके बाद हम बच्चों को एडमिशन देते हैं।
अगर किसी बच्चे का मोटिव नहीं है सीखने का, वो ऐसे आया कि नहीं मेरे दोस्त भी जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, काउंसलिंग में हमें पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा सीखने के नज़रिए से नहीं आया है, ये ऐसे ही टाइम पास के लिए आया है। तो हम उसको पहले कह देते हैं कि अगर आपने हमारे पास आना तो टाइम पास के लिए कभी मत आओ। दिनेश जी, बात करें जिस प्रकार से आपने पहले ही बता दिया कि इसके नुकसान तो बहुत हैं, लेकिन आपने नहीं देखा जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी प्रकार से अब साइबर क्राइम्स की बात करें तो नए नए क्राइम जो है मार्केट में आ रहे हैं। आपने अभी सुना होगा एनएफटी में लोगों के हजारों लाखों करोड़ रुपए डूब के। ऐसे क्राइम से वो बच्चों को मेंटेलिटी जो है वो पैसे कमाने की तरफ भी चली जाती है, कहीं ना कहीं माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। क्या कुछ मैसेज एक रहना? एक जो हमारे आज के यूथ है, उसकी एक समस्या सबसे बड़ी क्या है कि उसको शॉर्टकट मनी चाहिए। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं। पैसे कमाने का एक ही शॉर्टकट है कि मेहनत करो। जैसे आपने बात करी ट्रेजरी एनएफटी की या कुछ और एप्लीकेशंस की, या जो भी सर्विसेज किसी ने दी, वो सारे के सारे वही लोगों का पैसा गया होगा जिन लोगों ने ये सोचा होगा कि मुझे बिना मेहनत किए हुए पैसा मिल सकता है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपको बिना मेहनत किए पैसा दे सकता है, सिवाय माँ बाप के। सो ये जो चीजें हैं जैसे ट्रेजरी एनएफटी हो गया, जो भी आपने नाम लिए, ये सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए होते हैं। ये लोग आते हैं, हमारी मेहनत की कमाई उसको उड़ा के ले जाते हैं। और मैं यूथ को, जो खासकर युवा वर्ग के बच्चे हैं जो 11th में 12th में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये जो बिना मेहनत का पैसा है ना, इसके पीछे मत भागो। उसकी जगह आप कोई स्किल को गेन करो, नॉलेज को गेन करो, किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनो। बड़े सारी चीजें ऐसी अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हो। एक और समस्या जो हमारे लोगों में आती है, जो मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चों को प्रोफेशंस का पता ही नहीं है, कैरियर्स का पता ही नहीं है। उनको वही घिसे पिसे 10-15 प्रोफेशंस पता होंगे। तो आज की जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है और जो करंट जॉब की प्रॉब्लम्स है, सिनेरियोज है मार्केट का, उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 1200-1300 कैरियर ऑप्शंस किसी एक बच्चे के पास होते हैं। प्रॉपर गाइडेंस की वजह से बच्चा लोग नहीं पहुंच पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा जो है उसके उसको पता ही नहीं है ना। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं स्कूलों की बन जाती है। उनको वही पता है, 10-15 पता है डॉक्टर बनो, वही 4-5 है ना। देखो स्कूल्स के अंदर क्या हो रहा है, बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, बट उनको वही, आप किसी भी स्कूल में चले जाओगे ना, वो यही बोलेंगे कि 10-15 वो जॉब प्रोफेशंस बता देंगे कि हम आपके बच्चे को इसी में प्रिपेयर करेंगे। नीट ले लिया, तो सबसे सबसे ज्यादा कीड़ा किसका लगा हुआ आज के डेट में बच्चों को, उसको नीट में जाना है, नीट नीट क्रैक करना है, उसको जेई मेंस में जाना है, इंजीनियर बनना है ना। बट एक जो समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और जो मैंने रियलाइज की है अपने पूरी लाइफ में, और लगभग लगभग 1000 से ज्यादा बच्चों के साथ मिलने के बाद मुझे एक चीज बड़ा दुख हुआ ये जानकर, या ये आपको बताते भी दुख हो रहा है, कि उन 1000 में से अब मान के चलो 1 या 2 बच्चे ही होंगे जिनका जो प्रोफेशन है, जिन्होंने बोला कि सर मुझे आगे जाके टीचर बनना है। हमारे समाज में टीचर की जो वैल्यू है वो खत्म होती जा रही है, और कोई भी नहीं चाहता कि मुझे टीचर बनना है। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए नुकसान है। दिनेश जी, हम बात करें स्कूल की, स्कूल में कंप्यूटर नॉलेज आजकल हर स्कूल में दी जा रही है, जितना मुझे पता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो नॉलेज जो बच्चों को चाहिए, जिस प्रकार से किसी की, हम कहेंगे किसी की आइडेंटिटी चुरा के कहीं फ्रॉड करना, पैसे गायब करना, या और भी कई सेक्सुअल हरासमेंट करना, इस तरीके के फ्रॉड्स अब बढ़ रहे हैं। हालांकि स्कूल में नॉलेज दी जा रही है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, अब ये रीजन जो है वो यही है कि किस लेवल की एजुकेशन बच्चों को कंप्यूटर की कि फील्ड में। कहीं ना स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो कम होनी चाहिए, वो उल्टी बढ़ रही है। देखो ये डिपेंड करता है कि स्कूल वाले क्या पढ़ा रहे हैं। अब सपोज अगर किसी स्कूल ने, जो दिल्ली या बड़े शहरों में करिकुलम चलता है, अगर वो उठाया होगा, तो वो हमारे यहाँ पे अगर उसको बच्चों को देने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे हमारे कैसे सीखेंगे।
अब हमारे पास घर में तो कंप्यूटर्स होते नहीं हैं, तो हमें प्रैक्टिस भी स्कूलों में करनी पड़ती है। और रही बात साइबर क्राइम्स की, तो साइबर क्राइम्स आज की डेट में बढ़ते जा रहे हैं। रीज़न ये है कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं है कौन कौन से क्राइम्स होते हैं। और आई थिंक कि बच्चा जब सेकंड या थर्ड में पहुंच जाए ना, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे इंटरनेट के ऊपर क्या नहीं करना है। क्योंकि आप देख लो कि नर्सरी क्लास का बच्चा फ़ोन चलाना उसको आता बिल्कुल। है ना? तो उसको ये नहीं पता है कि किस लिंक के ऊपर जाना है या किस चीज़ के ऊपर जाना है। तो उस केस में मैं पेरेंट्स को एडवाइस करूंगा कि आप अपने मोबाइल्स में जो बच्चों को देते हो उसमें पेरेंटल कंट्रोल्स आते हैं, वो अप्लाई कर लो। और जैसे ही बच्चा 2-3 क्लासेस और बढ़ जाए, सेकंड थर्ड में पहुंच जाए, उसको अवेयरनेस स्प्रेड करना स्टार्ट कर दो। अब हमारे समाज की जैसे बिलावर है, हमारी एक समस्या एक और ये भी है कि हम तो बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स कहाँ पढ़ रहे हैं? पेरेंट्स को ही अवेयरनेस नहीं है कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, पेरेंटल कंट्रोल्स क्या होते हैं, कौन सी चीज़ बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई विश कि स्कूल्स वाले बच्चों के साथ साथ घर वालों को भी एजुकेट करें, सो दैट जो उन बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी साइबर क्राइम या इस तरह के इवेंट्स के बारे में जान जाएं। और कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो एक सेफर नेशन की तरफ बढ़े। दिनेश जी, जैसे आपने अभी बात कही कि आजकल कोई भी टीचर्स नहीं बनना चाहता है। मुझे लगता है कि टीचर्स को एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो हमारे समाज में दी जाती है, लेकिन आप कह रहे हो ये टीचर्स नहीं बनना चाहते, इसके पीछे क्या रीजन जो है वो क्या ड्रॉबैक आपको दिखता है? देखो, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न, देखो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन जो मेरे हिसाब से है, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो है कि प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है उसकी जो हालत है। एक प्राइवेट स्कूल का टीचर जो है उसकी सैलरी कितनी है? उसको 7-8 10 हज़ार दिया जाता है बेचारे को, है ना? इतना भी नहीं होता। और वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है देश का फ्यूचर लिखने की। कि वही टीचर 7-8 हज़ार 10 हज़ार वाला क्या करेगा, नीट के बच्चों को भी पढ़ाएगा, वो एनडीए के बच्चों को पढ़ाएगा, वो इंजीनियर्स भी बनाएगा, वो सब कुछ करेगा। दूसरी एक और समस्या क्या है कि हम लोग हमारे समाज में जो टीचर है उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो बाहर की कंट्रीज में दी जाती। अभी मैं कहीं कहीं पे एक मतलब आर्टिकल ही पढ़ रहा था, तो वहाँ पे ये उसमें लिखा था कि एक टीचर जो है वो, फॉरेन की बात है, जब वो वहाँ गया कोर्ट के अंदर, तो जज भी उसके सामने खड़ा हो गया। तो ये एक रिस्पेक्ट है जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर टीचर को दी जाती है, जबकि जो हमारे इंडिया है यहाँ उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। और स्पेशली जैसे हमारा बिलावर है, तो हमारे बिलावर की जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, एक और जो समस्या क्या है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना, जो पढ़ने में, तो उनका सबका एम यही होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करना है, यही एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन टीचर किसी को नहीं बनना। फिर क्या होता है, बच्चे वही बच्चे जो 60-70% वाले होते हैं, जिनको हम एवरेज स्टूडेंट्स बोलते हैं, वही एवरेज स्टूडेंट्स जाके कहीं सिंपल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हैं, और उनको कोई कैरियर ऑप्शन आगे नहीं दिखता है, तो वो फिर क्या करते हैं, एज ए बैकअप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं। अब उसका एक जो मुझे लगता है कि ड्रॉबैक है, या कि वो जो प्राइवेट स्कूल का टीचर है वो खुद ही एक तो डायरेक्शनलेस है। उसके सर के ऊपर 100 टेंशन हैं कि 8-10 हज़ार रुपये में मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, किस तरीके से मैं अपना सर्वाइवल जो है वो करूंगा। तो वो उसी टेंशन के चक्कर में अपना 100% कभी नहीं दे पाता। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्कूलों के अंदर जो एजुकेशन का स्तर है वो उस तरह का नहीं है जैसा होना चाहिए। एक जो ड्रॉबैक मुझे लगता है वो ये है कि हम लोग सारे चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। अब एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें ये पाया गया है कि अगर बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन लेता है तो उसका IQ और EQ ज़्यादा डेवलप होता है।
लेकिन हमारी प्राथमिकता ये हमेशा यही रहती है कि हम लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर भेजें, क्योंकि हमें लगता है कि अगर बच्चा इंग्लिश नहीं आती है किसी बच्चे को तो वो पीछे है। तो ये भी एक रीजन जो है वो हो सकता है। दिनेश जी, शुरू में ही आपने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही थी, लेकिन मुझे भी लगता है जो उसका बोलबाला है ना वो भी बढ़ रहा है। क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आने वाले फ्यूचर में कहाँ जाएगा? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये हमारा फ्यूचर है। अगर किसी को लगता है ना कि वो कंप्यूटर और एआई से पीछे रहकर सरवाइव कर पाएगा फ्यूचर में, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं एआई के आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि आज से 8-10 साल पहले एक मूवी आई थी, बॉलीवुड मूवी, रोबोट मूवी, जी है ना। तो उसमें क्या एक चिट्टी होता था ना। वो जो चिट्टी था वो सारे काम करता था, वो खाना भी बनाता था, और या उस मूवी में जो दिखाया गया है कि उसने ऑपरेशन तक किए थे, है ना। तो वो जो चीजें उसमें दिखाई थी, वो गाड़ी चलाता था, वो चीजें आज पॉसिबल हो रही है। टेस्ला की सेल्फ लेस ड्राइवर ड्राइवर कार जो है, जिसमें गाड़ी जो है बिना ड्राइवर के चल रही है, वो भी वहां पे उस मूवी में दिखाया गया था। उसके बाद कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो डिलीवरी करवा देता है बच्चों की। तो आज की डेट में बड़ी सारी ऐसी एआई टेक्निक्स आ गई हैं जो डायग्नोसिस में यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद वो फ्यूचर में उसी तरह के रोबोट्स को तैयार करके हम लोग बॉर्डर्स के ऊपर भी भेज सकते हैं, कि बॉर्डर के ऊपर जो हमारे सिपाही हैं वो वही रोबोट्स होंगे, और कल को कोई डैमेज भी हो जाएगा तो ह्यूमन लाइफ का नुकसान नहीं होगा। एंड वो जो रोबोट्स होंगे, अब उनका, अब एक इंसान है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो 7-8 घंटे काम कर सकता है, उसको भूख भी लगेगी, लेकिन उन रोबोट्स को आप चार्ज करते रहो, पावर देते जाओ, और वो काम करते रहेंगे। सो फ्यूचर के अंदर एआई जो है ये हर फील्ड में दिखेगी हमें। आज की डेट में कुछ लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं है एआई कहाँ है कहाँ है। मैं बोलता हूँ हर एक इंसान के फोन में एआई है। आप एक रील देखने के लिए बैठ जाओ तो 1 घंटा फोन ही नहीं छोड़ते। रीजन इज कि हमारे कंप्यूटर को, जो हमारा मोबाइल है, उसको पता है कि आपको क्या पसंद है। तो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट जो है वो सजेस्ट किया जाता है। वो सारा पीछे एआई के थ्रू हो रहा है, वहाँ पे कोई मैनुअल वर्क नहीं हो रहा। हर जगह एआई जो है वो फैल रहा है, मेडिकल फील्ड में भी फैल रहा है, गाड़ियां चला रहा है। क्या लगता है आने वाले समय में जॉब्स जो लोगों की है वो कम पड़ जाएंगी, लोगों को जॉब नहीं कम नहीं नहीं मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, जॉब्स कम नहीं होंगी, जॉब्स की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन उन्हीं जॉब्स की डिमांड बढ़ेगी, उन्हीं लोगों की डिमांड कि बढ़ेगी। अगर एआई के थ्रू जो है वो ऑपरेट होने लगे तो डॉक्टर तो घर पे वेले बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम, एआई का भी एक ड्रॉबैक है ना, एआई 100% सही नहीं हो सकती। हम उसके ऊपर 100% भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो काम हमने 2 दिन में करना था एक ही वजह हम 1 दिन में कर सकते हैं, तो वो हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही है। सो फ्यूचर के अंदर आप मान के चलो कि कार्स एआई के थ्रू चलेंगी, हमारा खाना भी यही से बनेगा, और इंसान को सिर्फ बैठने की जरूरत है, सारे काम एआई खुद करेगी। मतलब फ्यूचर में एक इंसान को एक एआई का एक पीए जो है वो मिलने वाला है। बिल्कुल, आप बोल सकते हो कि आज की डेट में आप सिंपल मान लो कि एआई आपका पी है। बड़े सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप जाओ उनको यूज करो, अपना काम आसान करो। दिनेश जी, हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की बात करें, आज हम यहाँ पे बैठे हैं, आपने बिलावर में एक बड़ा अच्छा स्टार्टअप जो है वो बच्चों के लिए लाया है। काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप मुझे अब हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को उन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से अलग क्या बनाते हैं? देखो, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अब जैसे बताने को मैं लग जाऊंगा तो 2 दिन घंटे निकल जाएंगे ऐसे ही ना। तो पहली चीज जो हमें डिफरेंट बनाती है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सपोज किसी ने 2 दुकानें ले ली किराए के ऊपर, और उसमें एक लैब सेट कर ली और पढ़ाने लग पड़ा, तो क्या वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा एजुकेशन का? अगर इसी तरह से एजुकेशन मिल जाए तो स्कूलों की जो जरूरत ही नहीं है ना, जो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। फिर उससे क्या होता है कि माहौल नहीं बनता, वो वाला माहौल बनना बड़ा जरूरी होता है। तो हमारे पास क्या है कि एक प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश्ड लैब है। हमारी लैब के अंदर पहले 30 कंप्यूटर्स हुआ करते थे, अभी हमने 28 रखे हो। और हमारा किसी भी बैच में 25 से ज्यादा बच्चे हम एडमिट ही नहीं करते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि एक टाइम के ऊपर एक टीचर
1:24, 24 बच्चों को भी पढ़ा सकता है ना। तो वही हम फॉलो करते हैं, 24 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हम लोग जो है वो किसी भी बैच में नहीं लेते। एक चीज़ हो गई। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको एसी क्लासरूम्स मिलेंगे, एसी लैब्स मिलेंगी, हर एक सिस्टम के साथ आपको इंटरनेट कनेक्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं वो इंटरेक्टिव ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्री को ध्यान में रख के ट्रेनिंग होती है। और हर एक बच्चे के पास खुद का एक मैनेजमेंट पोर्टल होता है ऑनलाइन, जिसमें उसकी टेस्ट भी होते हैं, असाइनमेंट भी होती है, पेमेंट रिकॉर्ड भी होता है, और मेन अटेंडेंस। दूसरा, हमारा जो मेन फोकस है वो क्वालिटी के ऊपर है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं है। तो उसमें हमने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो भी कंप्यूटर कोर्स हमारे पास बच्चा अटेंड करेगा उसकी मिनिमम अटेंडेंस 85% होनी चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में शायद 70% होती है, बट हमने उसको 15% से बढ़ा के, और मुझे ये खुशी होती है बताने में कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जिनका 98% अटेंडेंस है पूरे एक साल के सेशन में। लगभग 270-80 क्लासेस चलती हैं, उसमें 98% अटेंडेंस बहुत बड़ी बात है। और जिस बच्चे ने 97-98% अटेंडेंस पूरे साल में की है तो कुछ सीख के यहाँ से गया है। दिनेश जी, हम बात करते हैं डिप्लोमा की या जो भी कंप्यूटर कोर्सेज वो करते हैं, उसके बाद क्या कुछ कैरियर ऑप्शन बच्चों के लिए रहते हैं, दो चार थोड़े बहुत? देखो, जैसे आज की डेट में जो 10-15 कैरियर्स की हमने पहले बात करी उसको हटा दें, जो नए कैरियर्स इमर्ज हुए हैं उसमें देखो, कोई भी बच्चा हमारा फोटोग्राफी सीखने नहीं जाता। सो क्या लोगों की शादियां कम हो रही हैं? क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है? तो फोटोग्राफी का अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। उसके लिए आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हो, तब भी आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। आप एक अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हो, फोटो एडिटर बन सकते हो। आज की डेट में हर एक बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए होती है। सो आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, ठीक है। आप सोशल मीडिया के ऊपर एड्स कैसे रन करनी है वो सीख सकते हो। तो इस तरह से काफी सारे कैरियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको ये नहीं करना तो आप अकाउंटेंसी की फील्ड में चले जाओ, क्योंकि बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बिजनेस में अकाउंट्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप अकाउंटेंसी में चले जाओ। और अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग जो है वो टैली एजुकेशन के एथोराइज पार्टनर है। तो हमारे जो भी कोर्सेज है, इवन कि हमारे ट्रेनर्स जो हैं वो सारे सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं। दिनेश जी, 12th के बच्चों के एग्जाम हो गए, कुछ बच्चों के ग्रेजुएशन कर, लेकिन बिलावर की हम बात करें तो बच्चों के लिए उस तरीके की काउंसलिंग, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं वो उस तरीके का नहीं पढ़े होते जो अपने बच्चों को गाइड कर सकें। क्या कुछ काउंसलिंग के लिए आपका रहेगा? मुझे लगता है कि बच्चों को आपके पास आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि जरूरी किसी ने कंप्यूटर सीखना है तो वो आपके पास आएगा। क्या कोई बच्चा आपके पास काउंसलिंग के लिए आता है तो आप हेल्प उनकी? देखो, मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ कि बिना काउंसलिंग के तो मैं एडमिशन नहीं देता। अब काउंसलिंग में क्या होता है कि बच्चे की जरूरत को समझा जाता है, उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं 100 बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ तो 100 के 100 मेरे पास एडमिशन ले लेते हैं। तो उसमें 60-70% ही बच्चे एडमिशन लेते हैं, 30-40% भाग जाते हैं। सो अगर कोई भी बच्चा 12th के बाद कंफ्यूज है कैरियर को लेके कि मुझे पता ही नहीं है कि कैरियर में क्या करना है, किस तरीके से मैं ग्रो कर सकता हूँ। और एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें बच्चों का टैलेंट समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अब अब मुझे एक चीज बता दो, मैं एक जैसे आप हो, हमारे बिलावर में कितने लोगों ने जर्नलिज्म का कोर्स किया? इक्का दुक्का। 2%, 1% मुश्किल से। परसेंटेज में कहा इक्का दुक्का, मतलब एक दो लोग मिलेंगे बिलावर के अंदर जिन्होंने जर्नलिज्म किया होगा ना। मैं भी बड़े लोगों से मिला हूं तो मुझे भी 2-3 ही मिले हैं जिन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है। तो क्या जर्नलिज्म में कैरियर नहीं है? अच्छी गाइडेंस हो या फिर बच्चों के टैलेंट को निकाला जाए तो। बन सकती है। तो क्या ऐसे बच्चे नहीं है जो इस तरह, आज के डेट में कितने हमारे सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिल्कुल। पर उन इन्फ्लुएंसर्स के पास भी प्लेटफॉर्म ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है किस तरीके से हमारे फॉलोअर्स हैं तो उनका बेनिफिट कैसे लेना है। दुनिया लाखों करोड़ों रुपया कमा रही है सोशल मीडिया के ऊपर रील्स डाल डाल के, है ना। तो हमारा जो बिलावर का बच्चा वो क्या करता है, स्क्रॉल करता है सुबह से लेकर शाम तक, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। सो
फ्यूचर ऑप्शंस तो बड़े हैं बच्चों के पास, बट प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है, उसमें 700-800 कैरियर ऑप्शंस पड़े हैं मेरे पास। और उन 800 कैरियर ऑप्शन के लिए आपको कोई हाई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अब सोशल का उसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी सोलर का जमाना है, तो क्या सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना, ये सीखना क्या फ्यूचर में डिमांड में नहीं होगा? सोलर पैनल्स लगेंगे तो उनकी रिपेयरिंग भी होगी ना, इंस्टॉलेशन भी होगी, रिपेयरिंग भी होगी, सर्विस भी होगी। तो कितने बच्चे हमारे उस फील्ड में जा रहे हैं? नहीं जाते। कब जाते हैं? जब वो रह जाते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलता। कहीं ना कहीं बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अभी 2 साल बाद आने हैं या 4 साल बाद आने हैं, हमें वो अगर पहले पता हो ऐसा हो तो बच्चे प्रिपेयर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं ना। अब देखो, इंटरनेट हो सबके पास। बिल्कुल। अब इंटरनेट का सही उपयोग करते हो कि नहीं करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। रिसोर्सेज सबके पास है। आज की डेट में कोई ये बच्चा नहीं बोल सकता मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। हर एक बच्चे के पास बराबर के रिसोर्सेज है। जिसके पास इंटरनेट है उसके पास दुनिया जीतने की ताकत है। लेकिन वो ताकत कहाँ लगाते हैं, ये उन बच्चों के ऊपर डिपेंड है। तो सही दिशा में जाएंगे तो सही कैरियर बना के अपना फ्यूचर सक्सेसफुल बना लेंगे। जी, क्या कुछ मैसेज रहेगा हमारे बिलावर के लोगों के लिए, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? देखो, स्टूडेंट्स के लिए तो मेरा पहला जो मैसेज रहेगा वो ये है कि भैया, शॉर्टकट से पैसा कमाने के पीछे मत भागो। क्योंकि जब आप शॉर्टकट के पीछे भागते हो, आप एक ऐसे जोन में चले जाते हो लाइफ के, यहां से निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो मैसेज मेरा रहेगा कि आप जो भी लाइफ में करो, आपका सिर्फ एक ही एम होना चाहिए कि मुझे बेस्ट बनना है। आपने अगर इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना है तो आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनो, मास्टर बनो। अगर आपको बाइक रिपेयरिंग का काम सीखना है तो बाइक रिपेयरिंग में ऐसे बन जाओ कि बिलावर का हर एक बच्चा, हर एक जनता ये बोले, बिलावर की हर एक लोग ये बोले कि मुझे बाइक रिपेयर इससे करवानी है। फोटोग्राफर बनना है, एक ऐसा फोटोग्राफर बन जाओ कि बिलावर का हर एक जिसने शादी करनी है वो बोले कि फोटो खिंचवाऊंगा तो आपसे खिंचवाऊंगा, पर शादी नहीं करूंगा। अगर इस लेवल की डेडिकेशन लेके आप जाओगे, आप फ्यूचर में कभी भी जो है, मैं सिंपल डोरी है, खज्जल नहीं होगी उनसे कभी। ठीक है। तीसरी जो मेरा मैसेज बिलावर की जनता के लिए स्पेशल रहेगा कि ये जो जमाना है, ये टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो मैं सबको यही सलाह दूंगा, जो भी बच्चे हैं और साथ में पेरेंट्स को भी, कि अपने बच्चे को एटलीस्ट जो स्किल्स इंपॉर्टेंट है, कुछ स्किल्स मैं आपको बता देता हूँ जो बच्चे के अंदर होने चाहिए। क्या? उसको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। उसको मेल लिखना पढ़ना आना चाहिए। उसको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेट के ऊपर सर्च कैसे करना, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किस तरीके से खुद को सेफ रखना है, वो नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद मेजर जो नॉलेज इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि भैया एआई है क्या, कैसे यूज होगी, कैसे आप उसका बेनिफिट लोगे। क्योंकि आने वाले कुछ समय के अंदर उन्हीं लोगों को जॉब्स मिलेगी जो एआई और टेक्नोलॉजी में आगे होंगे। फिर चाहे आपको किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो, किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन के लिए जाना हो, आपको प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जॉब पोजीशन के लिए जाना हो, या खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी और एआई इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ही सीखो आके, वो आपके पास ऑप्शन है, आप कहीं से भी जाके सीख सकते हो। बट आपको ये देखना है कि क्या आप बेस्ट सीख रहे हो, क्या आप बेस्ट जगह से सीख रहे हो। आज की डेट में पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट स्कूल ढूंढेंगे, बेस्ट कॉलेज ढूंढेंगे। बच्चे भी अपने लिए बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज ढूंढते हैं। सो अब जब उनको टेक्निकल एजुकेशन गेन करनी है या उनको यही वगैरह ये स्किल सीखने हैं, तो यहाँ पे भी उनको बेस्ट चूज करना चाहिए। आपको जो लगता है कि ये बेस्ट है, आप उसके पास चले जाओ। ठीक है। तो मैंडेटरी नहीं है कि मेरे पास ही आना है, बट आप सीखो, जरूर सीखना। जरूर सीखो आप। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका नितिन जी। तो ये छोटा सा प्रयास जो जो था आज हमारा, जिसमें हमने दिनेश जी से बात की और आप सब लोगों के साथ
टेक्निकल नॉलेज की थोड़ी बहुत शेयर की, और बच्चों को करियर के लिए जो है वो क्या बेस्ट ऑप्शन है, और किस तरीके की काउंसलिंग बच्चों के लिए होनी चाहिए, किस तरीके की उनके बीच में जो अनुभव है, जो टैलेंट है, उसको बाहर निकालना है और उसी पे जो है वो उनको फ्यूचर रेडी बनाना है। तो ये छोटा सा प्रयास आप सब लोगों के साथ आज राइट एंड जस्टिस न्यूज़ के माध्यम से हमने आपके साथ साझा किया। तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जो है वो ज़रूर दें, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे पॉडकास्ट बनाएँ, उसका भी सुझाव हमें ज़रूर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।